नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने परिवार स्वाध्याय सीढ़ी में। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। हमारा जो टॉपिक चला हुआ था यूपी पुलिस का, मैंने आपको सिलेबस बता दिया था कि यूपी पुलिस का सिलेबस क्या होगा और उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। अब हम देखते हैं, हमारा जो पहला टॉपिक था वो था भाषा और भाषा का विकास। क्या टॉपिक था हमारा? भाषा और भाषा का विकास, ठीक है ना। और भाषा का विकास, ये हमारा टॉपिक चला हुआ है और इस पे हमने एक क्लास ले ली अब तक, ठीक है। और धीरे धीरे हम हिंदी के विकास पे चले जाएंगे कि कैसे हमारा, क्योंकि हमारा मेन टारगेट हिंदी ही है, क्योंकि हमारा एग्ज़ाम भी हिंदी से रिलेटेड ही होगा तो इसलिए। लेकिन भाषा का विकास भी आपसे पूछा जाएगा कि कैसे क्या होता है, तो ये सब कुछ बताना बहुत ज़रूरी था क्योंकि उसमें चैप्टर दिया हुआ है आपका भाषा और भाषा का विकास, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, हमने जहाँ तक पढ़ लिया था उससे आगे शुरू करते हैं। नोट्स बनाइए, साथ साथ नोट करते चलिए। मैंने आपको बताया था कि जो पहले जो प्राचीन काल था उसमें मनुष्य जो जिस भाषा का प्रयोग करता था वो मौखिक भाषा थी। कैसी? मौखिक भाषा थी। मौखिक भाषा का अधिकतर प्रयोग करता था। मौखिक भाषा की प्रॉब्लम क्या थी, मैंने आपको बताया था कि मौखिक भाषा में आप अपनी बात को तब तक ही किसी दूसरे तक पहुंचा सकते थे जब तक वो आपके सामने होगा। लेकिन जैसे ही मनुष्य आपसे दूर चला जाएगा, कहीं आपसे दूर चला जाएगा, तो वो आपकी बातों को, आप उस तक अपनी बातों को नहीं पहुंचा सकते, ना वह आप तक अपनी बातों को पहुंचा सकता है, ठीक है। ना वह आप तक अपनी बातों को पहुंचा सकता है। अब आवश्यकता हुई कि ऐसी, मतलब भाषा का विकास हुआ आवश्यकता के अनुसार। और किस भाषा का विकास हुआ? मौखिक से बनी लिखित भाषा। क्या? लिखित भाषा का विकास हुआ। अब मौखिक भाषा में क्या था? मौखिक भाषा में किसी वर्ण का प्रयोग नहीं किया जाता। जैसे हम बोलते हैं नॉर्मल, ऐसे बोलते थे, किसी वर्णमाला का उसमें प्रयोग नहीं होता था। बस बात करने के लिए नॉर्मल भाषा का प्रयोग कर लिया जाता था। लेकिन जैसे मौखिक भाषा से लिखित भाषा का विकास हुआ तो इससे पहले वर्णों का विकास हुआ, क्योंकि अगर वर्ण नहीं होंगे तो आप लोग लिखोगे कैसे? अब ये ए, ये आ, ये क्या है? ये वर्ण है। ये कै, ये खे, सभी वर्णों को मिलाकर ही तो हम शब्द बनाते हैं। तो वर्णों के विकास के लिए, क्योंकि अगर हमें किसी को पत्र लिखना था तो उसके लिए हम मौखिक भाषा का नहीं लिखित भाषा का प्रयोग करेंगे। इसके विकास के लिए वर्णों का विकास होना अति आवश्यक होता है। जैसे जैसे वर्णों का विकास हुआ तो मौखिक भाषा से लिखित भाषा की आवश्यकता हुई, तो वर्णों का विकास हुआ। और वर्ण, अब ये वर्ण इसी रूप में क्यों लिखे गए हैं? अब ये भी तो, अब वर्ण को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं। हम कै को ऐसे ना लिख के, हम कै को ऐसे लिखते हैं, हम कै को ऐसे भी तो लिख सकते थे, बिल्कुल लिखा जा सकता था। लेकिन हमने जिस लिपि का प्रयोग किया वह देवनागरी है। कौन सी? देवनागरी। भाई मौखिक ध्वनियों को चिन्हों में प्रकट करने की कला क्या कहलाती है? लिपि कहलाती है। क्या कहलाती है? लिपि। अब देखिए, जैसे वर्ण हुआ, ये वर्ण बने मौखिक ध्वनि से लिखित ध्वनि को बनाने के लिए वर्णों का विकास हुआ। अब वर्ण को, जैसे ए है, ए को इसी तरीके से क्यों लिखा जाता है, या कै को ऐसे ही क्यों लिखा जाता है? ए या कै या किसी भी वर्ण को लिखने का जो तरीका है, जो ढंग है, ये क्या कहलाता है? ये लिपि कहलाता है। लिपि क्या कहलाता है? लिपि कहलाता है। और हमारी लिपि कौन सी है? लिपि है देवनागरी। देवनागरी हमारी लिपि है। हिंदी की लिपि कौन सी है? देवनागरी है। अब जैसे आप अंग्रेजी की लिपि की बात करिए, रोमन लिपि है, ए बी सी डी ई एफ जी, ठीक है। अब ये जो डिजाइन बनाई, ये ए को ऐसा ही क्यों बनाया गया? ए को ये क्यों नहीं बना दिया? क्योंकि रोमन लिपि में ए इसी प्रकार बनाया गया है, इसी प्रकार रोमन लिपि में ए लिखा जाता है। तो अंग्रेजी की लिपि क्या है? रोमन। और हमारी लिपि क्या है? देवनागरी। कौन सी? देवनागरी लिपि है। और देवनागरी लिपि में मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, बस इस बात को ध्यान से समझिए। भाई मौखिक ध्वनियों को लिखित बनाने के लिए किसका विकास हुआ? वर्णों का। आवश्यक था, क्योंकि लिखने के लिए हमें किसी भी चीज़ को, हमें किसी भी शब्द को लिखना है। अगर मैं चाहूँ राम को लिख दूँ, लेकिन इसमें क्या है? इसमें अलग अलग वर्ण ही तो है, सारे वर्ण है या स्वर, इनका मेल ही तो राम है। लेकिन इन वर्णों को लिखने का जो ढंग था,
ए आ कै खे आदि जितने भी है ये क्या कहलाया, ये लिपि कहलाया। क्या कहलाया, लिपि कहलाया। और वर्णों का व्यवस्थित रूप क्या कहलाया, वर्णमाला कहलाया। जैसे अब हमने लिपि बना दी, ठीक है, ए आ ई उ, लेकिन इन्हें एक व्यवस्थित रूप दिया गया ताकि हमें आसानी हो सके। अब वो व्यवस्थित रूप किस क्रम में दिया गया वो आगे पढ़ाई, उसके बारे में चैप्टर अलग है, वो बाद में देखेंगे। लेकिन अभी आप इतना समझ लीजिए कि वर्णों को एक रूप तो दिया गया भाई, ए के बाद आ आया, ए आ, फिर ई आया, फिर बड़ी ई आया, फिर उ आया। ऐसे ही कै खे गे घे डे, या कै के बाद सीधा चे तो नहीं लिख दिया ना कि कै चे। तो वर्णों को एक व्यवस्थित किया गया, क्या वर्णों को व्यवस्थित किया गया। और वर्णों का व्यवस्थित रूप क्या कहलाया, वर्णों का व्यवस्थित रूप कहलाया वर्णमाला। क्या कहलाया, वर्णमाला कहलाया। ठीक है, वर्णों का व्यवस्थित रूप क्या कहलाया, वर्णमाला कहलाया। अब जब लिखित ध्वनि का विकास हुआ, जब आपकी लिखित भाषा का विकास हुआ, तो हमारे लिए अपने विचारों को पहुंचाना बहुत आसान हो गया और किसी दूसरे के विचारों को हम तक पहुंचाना वो भी आसान हो गया। कैसा हो गया, आसान हो गया। ठीक है, जैसे राजा ने कोई पत्र लिखा, भाई राजा ने कोई पत्र लिखा और पत्र के द्वारा अपनी बात को राजा कहीं पहुंचाना चाहते हैं। ठीक है, वैसे मैंने आपको बताया था कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के विचारों को एक दूसरे को समझा सकते हैं, या किसी के मन के विचारों को एक दूसरे समझ सकते हैं, या कह सकते हैं कि किसी दूसरे के बातों को हम सुनकर या पढ़कर समझते हैं, या अपनी बातों को हम किसी को बोलकर या लिखकर समझाते हैं। क्या, बोलकर या लिखकर समझाते हैं। ठीक है, तो इसी तरह लिखित भाषा का विकास हुआ। अब लिखित भाषा का विकास तो हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, चलो भाई लिखित भाषा का विकास हो गया। अब इसमें प्रॉब्लम क्या थी कि नहीं, जो मौखिक भाषा थी, मौखिक भाषा से जब लिखित भाषा बनी तो आसान हो गया। कैसे, हम अपनी बात को मान लो कहीं दूर तक पहुंचाना था तो हम पत्र लिख सकते थे। हम पत्र के द्वारा अपनी बात को कहीं दूर तक बहुत आसानी से पहुंचा सकते थे। ठीक है, उसमें हमें कोई भी किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होती थी और सुविधा भी हो गई, है ना। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि युद्ध में गए हुए सेना को राजा को कोई इन्फॉर्मेशन पहुंचानी है, कोई जानकारी भेजनी है, तो अब राजा क्या करते हैं, अब राजा मतलब अब नहीं, तब राजा क्या करते, जब लिखित भाषा का विकास हुआ तो अपनी बात को पत्र के द्वारा लिखकर, किसके, पत्र के द्वारा लिखकर और भेज दिया जाता था। वो सटीक जानकारी होगी, राजा लिख के देते थे, कोई भूलने की, कोई गलती की गुंजाइश उसमें नहीं रहती थी। तो लिखित भाषा के विकास से इतना फ़ायदा हुआ कि हम अपनी बात को कहीं दूर तक भी पहुंचा सकते थे, अपने विचारों को किसी दूसरे कहीं दूर गए व्यक्ति तक भी पहुंचा सकते थे। ठीक है, तो अब समझ में आया कि लिखित भाषा और मौखिक भाषा ऐसा क्या अंतर है। भाई लिखित भाषा जो लिखी जा सकती है, जो हम अब यूज़ करें, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये कैसी है, ये लिखित है। ये कैसी भाषा है, लिखित, आपको दिखाई दे रही है। लेकिन अगर मैं सिर्फ बोल रहा हूँ तो कैसी होगी, मौखिक होगी। अब नोट बनाकर लिखिए, नोट, नोट। भाषा सदैव, भाषा सदैव कठिन से सरल की ओर प्रभावित होती है, सरल की ओर। भाषा सदैव कठिन से सरल की ओर प्रवाहित होती है। क्या होती है, प्रवाहित होती है। भाषा का कोई अंतिम रूप नहीं होता, भाषा का कोई अंतिम रूप नहीं होता, अंतिम रूप नहीं होता। भाषा का कोई अंतिम रूप नहीं होता, यह परिवर्तनशील है, यह परिवर्तनशील होती है, परिवर्तनशील होती है। जैसे मैं आपको समझा देता हूँ कि भाषा का कोई अंतिम रूप नहीं है। मैंने आपको बताया कि भाषा कठिन से सरल की ओर प्रवाहित होती है, तो इसका मतलब है वो एक प्रवाह में चलती रहती है।
इसका मतलब है कि भाषा का कोई अंतिम रूप नहीं है। जैसे संस्कृत से हिंदी का विकास हुआ, संस्कृत से धीरे धीरे कई चरणों में आके हिंदी का विकास हुआ जो आज हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो भाषा का कोई अंतिम रूप नहीं होता। ठीक है, भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई क्या है? आपका शब्द या हम अक्षर कह सकते हैं, वर्ण या शब्द या शब्द या वर्ण है, शब्द या वर्ण है। ठीक है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वो शब्द है या वर्ण है। जब हमने वर्णों का विकास किया, कै खे गे, ये भी तो एक भाषा थी ना भाई, लिखित भाषा थी ना। हमने लिख के शब्द बनाए, क्या किया? शब्द बनाए। तो क्या हुआ? भाषा की सबसे छोटी क्या क्या होती है? शब्द या वर्ण। क्योंकि एग्जाम में आपके कई बार अधिकतर शब्द ही देगा, लेकिन कई बार शब्द ना देकर वर्ण दे देता है। क्या करता है? वर्ण दे देता है। तो इसलिए हम शब्द और वर्ण दोनों को लिखते हैं। ठीक है, एक साथ नहीं देगा दोनों को। ठीक है, भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई, भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या है? सार्थक। सार्थक का मतलब क्या है? जिसका कोई अर्थ हो। भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई, सार्थक का मतलब होता है जिसका कोई अर्थ हो। क्या है? वाक्य। भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई भाई वाक्य है। वह घर जाता है, वह घर जाता है। ठीक है, इसका कोई अर्थ है। मैंने इसलिए कहा था कि सार्थक इकाई क्या होगी? वो होगी आपकी वाक्य। नंबर 3 पर लिखिए। 3 हो गया आपका। 4 पर लिखिए। भाषा सामाजिक संपत्ति है। भाषा सामाजिक संपत्ति है। भाषा सामाजिक संपत्ति है। इस पर किसी एक मनुष्य का, इस पर किसी एक मनुष्य का अधिकार नहीं हो सकता। एक मनुष्य का अधिकार नहीं होता। भाई जाहिर सी बात है, भाषा, हिंदी जो भाषा है पूरे समाज की भाषा है। ऐसा नहीं कोई व्यक्ति विशेष इसे बोलता है और कोई बोल ही नहीं सकता कि किसी भी एक व्यक्ति का इस पर अधिकार है और किसी का इस पर अधिकार नहीं है, ऐसा नहीं है। भाषा पूरे समाज की होती है। ठीक है ना। भाषा को अर्जित किया जा सकता है, भाषा को अर्जित किया जाता है। यह है भाषा को अर्जित किया जा सकता है। पैतृक के बजाय हम विरासत लिख सकते हैं। भाई भाषा को अर्जित किया जा सकता है, यह विरासत में नहीं मिलती। भाई एक छोटा सा बच्चा होता है, एक छोटा सा बच्चा होता है, जैसे एक छोटा सा बच्चा घर में पैदा हुआ, क्या वो होते ही उसे बोल दोगे ले भाई ये विरासत में तुझे भाषा दे दी, अब तू बोल, इंग्लिश दे दी मैंने तुझे, हिंदी दे दी, उर्दू दे दी, संस्कृत दे दी, लब तू बोल। लेकिन नहीं, वो नहीं बोल सकता। वो अर्जित करेगा धीरे धीरे, समय के साथ वो देख के, बोल के, वो धीरे धीरे सीखेगा। कैसे करेगा? वो धीरे धीरे सीखेगा। उसे उसे अर्जित किया जा सकता है, विरासत में नहीं दी जा सकती। जैसे संपत्ति, माँ बाप अपनी संपत्ति अपने बच्चों को दे देते हैं, लेकिन भाषा को ऐसे नहीं है कि वो पैतृक संपत्ति है, विरासत में मिल जाएगी, नहीं मिलेगी। ठीक है ना। तो ये आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, ये नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। मैं रब कर रहा हूँ इसको। अब हम बात करते हैं भाषा के विकास की। भाषा का विकास ऐसे होता है जैसे एक गांव से बनेगा कस्बा और कस्बे से क्या बनेगा?
कस्बे से बनेगा शहर। ठीक है, भाषा का विकास भी बिल्कुल ऐसे ही होता है। भाषा का विकास जैसे बोली से बनेगी उपभाषा और उपभाषा से बनेगी भाषा। क्या बनेगी? भाषा। ठीक है, अब बात करते हैं भाषा के विकास की। भाषा का विकास। अब भाषा का विकास कैसे होता है? जैसे भाषा का विकास बिल्कुल वैसे होता है, भाषा का विकास उसी प्रकार होता है जैसे एक गांव से क्या बनता है? गांव से बनता है कस्बा, और कस्बे से क्या बनता है? गांव से बनेगा कस्बा और कस्बे से बनेगा शहर। क्या बनेगा? गांव से बना कस्बा और कस्बे से बना शहर। उसी प्रकार भाषा का विकास, भाषा का विकास क्रम, उसी प्रकार भाषा का विकास क्रम भी भाषा का विकास क्रम है। बोली, क्या? बोली से बनेगा आपका क्या? उपभाषा। क्या? उपभाषा। बोली से बनेगा उपभाषा और उपभाषा से बनेगा भाषा। क्या बनेगा? उपभाषा से बनेगा भाषा। ठीक है, अब देखिए बोली क्या होती है? बोली एक छोटे स्थानीय क्षेत्र में बोली जाती है। एक छोटे स्थानीय क्षेत्र में बोली बोली जाती है। अगर मैं लिखता हूं कि बोली, यह है एक स्थानीय क्षेत्र में बोली जाती है। बोली का क्षेत्र छोटा होता है। भाई बोली का क्षेत्र छोटा होता है या स्थान विशेष में बोली जाती है, किसी एक स्थान विशेष में बोली जाती है। ठीक है, बोली की कोई लिपि नहीं होती, कोई लिपि, कोई व्याकरण। बोली का व्याकरण नहीं होता। भाई जो बोली होती है वो छोटे क्षेत्र में बोली जाती है, जैसे किसी विशेष एक क्षेत्र में बोली जाती है, किसी गांव में बोली जाती है, एक छोटे से गांव में। जैसे अगर हम लोग जाते हैं अपने गांव में तो हम पूरे भारत में क्या बोली जाती है? भाषा बोली जाती है। कौन सी? हिंदी। लेकिन छोटे से एक गाँव में बोली जाती है क्या? गाँव में बोली जाती है। एक छोटे से क्षेत्र में क्या बोली जाती है? एक बोली बोली जाती है। जैसे कहते हैं ना कई जगह कलर जा रहा है ना, किसी छोटे क्षेत्र में जगह कहाँ जा रहा है भाई? छोटे क्षेत्र में। लेकिन उपभाषा क्या होती है? उपभाषा बोली से विस्तृत क्षेत्र होता है। एक उपभाषा के अंतर्गत कई बोलियों के क्षेत्र आ सकते हैं। ठीक है ना, यह अल्प विकसित होती है, इसका बोली का कोई व्याकरण नहीं होता तथा न इसमें साहित्य रचना भी नहीं होती। साहित्य रचना भी नहीं होती। भाई इसमें ना तो कोई व्याकरण होता और न ही यह इसमें कोई साहित्य रचना होती है। ठीक है ना, इसमें कोई भी साहित्य रचना नहीं होती। भाषा का अल्प विकसित रूप, भाषा का अल्प विकसित रूप, अल्प विकसित रूप बोली कहलाता है।
बोली कहलाता है। भाषा का अल्प विकसित रूप क्या कहलाता है? बोली कहलाता है। क्या कहलाता है? बोली कहलाता है। या हम कह सकते हैं कि भाषा का क्षेत्रीय रूप बोली कहलाता है। क्या? भाषा का क्षेत्रीय रूप। या नोट करके लिखिए कि भाषा का क्षेत्रीय रूप बोली कहलाता है। क्या कहलाता है? बोली कहलाता है। भाषा का क्षेत्रीय रूप क्या कहलाता है? बोली कहलाता है। ठीक है, या हम कह सकते हैं भाषा का अल्प विकसित रूप क्या कहलाता है? बोली कहलाता है। ठीक है, कि भाषा का अल्प विकसित रूप क्या कहलाता है? बोली कहलाता है। ठीक है, इसमें आप लोग समझ गए, एक छोटा क्षेत्र होता है, इसमें कोई ना साहित्य रचना होती ना इसका कोई व्याकरण होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं उपभाषा की। अब उपभाषा क्या होती है? उपभाषा का क्षेत्र बोली से बड़ा होता है। कैसा? बोली से बड़ा होता है। और उपभाषा, इसका एक व्याकरण भी होता है, और अगर बात करते हैं तो इसमें साहित्य रचना होती है। उपभाषा में साहित्य रचना होने लगती है। भाई जैसे कस्बा गांव था, गांव से क्या बना? गांव से बना आपका क्या? गांव से बना कस्बा, और कस्बे से बना शहर। ठीक है, उपभाषा। उपभाषा क्या होती है? बोली का जो मतलब इसका क्षेत्र बोली से कुछ बड़ा होता है, बोली का विकसित रूप होता है। ये कह सकते हैं हम कि उपभाषा बोली का विकसित रूप होती है। जो उपभाषा होती है वह बोली का क्या होती है? वह बोली का विकसित रूप होती है। इसके अंतर्गत साहित्य रचना होने लगती है। इसमें साहित्य रचना होने लगती है। ठीक है, हम कह सकते हैं उपभाषा का क्षेत्र बोली से बड़ा होता है। बोली से बड़ा होता है। क्या होता है? बोली से बड़ा होता है। और एक उपभाषा क्षेत्र में मैंने आपको बताया था कि एक उपभाषा क्षेत्र में एक उपभाषा क्षेत्र में एक से अधिक बोली हो सकती है। एक से अधिक बोली हो सकती है। आप लोग मैं पेन में साइड डाल लेता हूँ और मैं आपको समझा देता हूँ कि जैसे आपका जो बोली का क्षेत्र होता है, आपका गांव होता है। क्या? आपका गांव एक बोली का क्षेत्र मान लीजिए कि बोली का जो क्षेत्र होगा वो आपका गांव होगा, और उपभाषा का क्षेत्र आपका क्या होगा? जिला होगा। क्या होगा? आपका जिला होगा। ठीक है ना? क्या होगा? जिला। एक जिले के अंतर्गत कितने गांव होते हैं? एक जिले में कई गांव आते हैं ना भाई, एक जिले में कई गांव आते हैं। मैंने भी यही कहा है कि एक उपभाषा क्षेत्र के अंतर्गत एक से अधिक बोली के क्षेत्र हो सकते हैं। एक से अधिक बोली हो सकती है, या एक से अधिक बोली बोली जा सकती है। ठीक है ना भाई? आपके गांव में तो एक ही बोली बोली जाएगी ना। आपका गांव होगा, आपका जो क्षेत्र होगा, उसमें तो एक ही तरह की बोली बोली जाएगी। ऐसा तो नहीं है कि वो लोग बोलेंगे कह रहा भाई कहाँ जा रहा, दूसरा बोलेगा मन ना पता। ऐसा नहीं होता। दोनों के क्षेत्र अलग अलग होंगे। एक गांव एक बोली का क्षेत्र होता है। ठीक है ना? ऐसा भी हो सकता है कि दूसरा गांव भी उसी बोली का क्षेत्र हो। बिल्कुल हो सकता है कि दूसरा गांव भी उसी बोली का क्षेत्र हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि बहुत बड़ा क्षेत्र हो जाएगा। बड़ा क्षेत्र नहीं होगा। एक दो तीन गांव ऐसे हो सकते हैं, लेकिन उससे बड़ा क्षेत्र होगा आपका जिला। और जिले में क्या होगी? जिले को मान लीजिए आप उपभाषा। क्या? उपभाषा। भाई गांव होगा एक छोटा क्षेत्र, क्या मान लीजिए बोली है। क्या? बोली। इससे बाद में क्या बनेगा? उपभाषा। क्या बनेगा? उपभाषा। और उपभाषा से क्या बनेगा?
भाषा। भाई गांव, और गांव कहीं में होते हैं जिले में, किस में होते हैं जिले में, और जिले कहीं में होते हैं देश में, क्या देश में। अब या फिर मंडल बोल सकते हैं इसको, देश की बजाय आप इसे मंडल बोल दोगे, थोड़ा आपको समझना आसान हो जाएगा। ठीक है, मैं लिख दिया मैंने, फिर भी देख लीजिए। भाई बोली, बोली को गांव माना, एक छोटे क्षेत्र में बोली जाती है, लेकिन एक जिले के अंतर्गत कई गांव होते हैं, तो एक उपभाषा के अंतर्गत कई बोली हो सकती है, ये नहीं है कि एक ही होगी। ठीक है ना, ये समझ में आया आप लोगों की? भाई समझाने के लिए ही मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, बस समझ में आना चाहिए। एग्जाम के समय पे ऐसा ना हो कि आपकी समझ में नहीं आ रहा है। एग्जाम्पल याद रखोगे तो आराम से हो जाएगा। ठीक है ना भाई, उपभाषा को जिले से जोड़ लीजिए और भाषा को देश या मंडल से जोड़ लीजिए। ठीक है ना, तो बोली का छोटा क्षेत्र होता है, एक गांव, दो गांव, तीन गांव हो जाएंगे जैसी बोली के, उसके बाद बोली बदल जाती है और उपभाषा में आ जाती है, कि सॉरी बोली बदल जाती है, तो एक उपभाषा के अंतर्गत कई बोली हो सकती है। समझ में आया? ठीक है, और इसमें साहित्य रचना होने लगती है। क्या होने लगती है? और आपके ज़िले में भी कोई ना कोई लेखक तो होंगे ही, है ना, तो साहित्य रचना होने लगती है। इसमें क्या होती है? साहित्य रचना भी होने लगती है। भाषा की बात करते हैं, क्या भाषा, भाषा का क्षेत्र विशाल होता है, भाषा का क्षेत्र विशाल होता है, भाषा का क्षेत्र विशाल होता है, बोलने वालों की संख्या अधिक होती है, की संख्या अधिक होती है। क्या होती है? बोलने वालों की संख्या अधिक होती है। ठीक है, भाषा के क्षेत्र में, भाषा के क्षेत्र में बोलने में, लिखने में, भाषा को जो है हम, भाषा का क्षेत्र विस्तृत होगा, भाषा का प्रयोग हम किस में करते हैं? भाषा विशेष क्षेत्र में बोलने, लिखने। ठीक है ना, भाषा विशाल क्षेत्र में, भाई भाषा एक बड़े क्षेत्र में, विशाल क्षेत्र में बोलने, लिखने व अपने विचारों को, अपने विचारों को एक दूसरे तक, एक दूसरे तक स्पष्ट रूप से पहुंचाने का, स्पष्ट रूप से पहुंचाने का माध्यम है, माध्यम है। क्या है? एक दूसरे तक पहुंचाने का स्पष्ट रूप से। क्या? स्पष्ट रूप से। भाई जो भाषा का क्षेत्र होगा वो बोली से, उपभाषा पे से भी बहुत बड़ा होगा, और एक बोली, एक भाषा के अंदर कई उपभाषा के क्षेत्र हो सकते हैं। जैसे बोली के क्षेत्र उपभाषा के अंदर थे, ऐसे ही उपभाषा के क्षेत्र बोली भाषा के अंतर्गत हो सकते हैं। एक विशाल क्षेत्र होगा, इससे बोलने वालों की संख्या अधिक होगी। भाषा का जो विशाल क्षेत्र होता है, भाषा का विशाल क्षेत्र बोलने, भाषा को बोलने, लिखने व अपने विचारों को एक दूसरे तक स्पष्ट रूप से पहुंचाने का एक माध्यम होती है, क्या भाषा। ठीक है ना, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? उसे भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे भाषा ही तो कहते हैं। भाई हम स्पष्ट रूप से अपनी बातों को एक दूसरे तक समझा सकते हैं। भाई मैं कहीं और का हूँ, मैं उत्तर भारत का हूँ, आप थोड़ा दक्षिण भारत की तरफ को, लेकिन हिंदी एक माध्यम ऐसा है जिसे सब समझते हैं। उनकी अपनी भी भाषा होती है, लेकिन यह एक ऐसा माध्यम है जिसे हम सब समझते हैं। तो इसका क्षेत्र कैसा हुआ? इसका क्षेत्र विशाल हुआ। पूरे भारत की राजभाषा क्या है? हिंदी है, तो इसका क्षेत्र क्या हुआ? बहुत बड़ा, बहुत विशाल क्षेत्र हुआ। तो इसी तरह से मैंने आपको बताया, बोली, बोली से उपभाषा, और उपभाषा से क्या बना? भाषा। ठीक है, कल हम देखेंगे हिंदी का विकास। क्या देखेंगे कल हम देखेंगे भारत में प्रमुख भाषा परिवार और हिंदी के विकास को कल हम अच्छे से समझेंगे। कल से हमारा जो टॉपिक चल जाएगा वो हिंदी की तरफ हो जाएगा। भाषा को हमने लगभग कंप्लीट कर लिया है, एक दो पॉइंट है जो मैं आपको बता दूंगा, और कल से हमारा टॉपिक होगा हिंदी पर। क्या हम कल हिंदी में आ जाएंगे, हिंदी के विकास की बात करेंगे हम। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। धन्यवाद दोस्तों। अगर आप लोगों को लगता है कि पढ़ाई समझ में आ रहा है तो शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। और किसी को नहीं पता तो सब्सक्राइब करने के लिए वो लाल से अक्षर में लिखा होता है सब्सक्राइब, उसको दबा लीजिए, वो ब्लैक हो जाएगा, और बेल आइकन दबा लीजिए। बस आप लोगों का सपोर्ट होगा तो हम और अच्छा कर सकते हैं, आप लोगों के लिए और बेस्ट कर सकते हैं। अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, लेकिन अगर आपको क्लास अच्छी लगती है, आपको पढ़ाई अच्छा लगता है कि समझ में आ रहा है, तो शेयर करिए। एक बड़े भाई से, एक दोस्त की तरह या एक गुरु की तरह मान लीजिए। कहना बस इतना है कि आप लोग शेयर करोगे
तो सपोर्ट हो जाएगा और सपोर्ट के द्वारा ही हम बहुत अच्छा सब कुछ कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, तो आपसे उम्मीद करेंगे कि आप सपोर्ट करोगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद दोस्तों।